नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सीधा लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। जो जो शर्तें होती है तमाम हमने शर्तें पूरी करी, तो हमें 30 जिलों तक में स्वीकृति मिल चुकी है कि काम चलने के काम शुरू होने वाले हैं। तो राजस्थान में हम चाहते हैं कि मेडिकल में हम लोग, मैंने आपको कहा कि एक अलग पहचान बनाए, जिससे कि जो शौहरत बनी है आज दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, वहाँ के लोग, पड़ोसी जो जिले हैं, वहाँ से लोग आके इलाज करवा रहे हैं आपके राजस्थान के लिए। इसलिए मैं आपसे इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा, ये तमाम बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली मेरे कहने से नहीं होगी, जब तक कि हम लोग सब मिलकर के, हमारी भावना ये बने। दानदाताओं ने खूब मदद की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, एमएलए फंड से लग रहे हैं, एमपी फंड से लग रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और आज करीब 1000 मेट्रिक टन तक की अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वेव में आएगी तकलीफ भी, तो हम लोग जो हाहाकार पहले मचा था वो स्थिति नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस रूप में आज तैयारियाँ सब जगह हो रही है और कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं सीएचसी के अंदर, पीएचसी के अंदर, बल्कि आईसीयू बेड भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और तो और जो ये स्कीम हमने चालू की, गांव गांव में सर्वे करना, मैं समझता हूँ कि आप मेरे जो संपर्क में होंगे गाँव के, उनको मालूम हुआ गांव का घर घर में जो सर्वे हुआ है कि जिसको थोड़ा बहुत भी आभास हो कि उनको खांसी जुकाम भी है, तो इमीडिएटली उनको किस प्रकार से रेफर करना है, या दवाइयों के पैकेट पहले बांट दिए गांव में, घर घर में, जिससे कि आप लोग उसका यूज कर सकते हो। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। वो काम भी राजस्थान सरकार के माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सारे काम होने के बावजूद भी हमने जो पैकेज दिया है, चिरंजीवी योजना तो एक स्कीम बनाई है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, जिसमें एक भी गरीब आदमी छूटे नहीं। 5 लाख का बीमा बहुत बड़ी बात है, और खाली वो फॉर्मेलिटी में चूक जाए और फिर उसको पैसा नहीं मिले या उसको पैसा लग जाए, अच्छी बात नहीं होगी। जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी गैर सरकारी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी एक जिम्मेदारी कि राजस्थान का एक भी परिवार नहीं छूटे जो कि वंचित रहे चिरंजीवी योजना से। ये मेरी आपसे अपील रहेगी। और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना हमने बनाई है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हो गए उनके लिए हमने तत्काल 1 लाख रुपए देने का किया है, 2500 रुपये प्रति माह उनको देने की स्कीम बनाई है। 18 साल होने पर 5 लाख रुपए देंगे उनको। यही विधवाओं के लिए किया है, 1 लाख रुपए तत्काल, और पेंशन देंगे, विधवा पेंशन। ये तमाम जो योजना बनाई है उसमें आप देखिएगा कोई कमी भी रह जाए, आपको लगे कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है, कोई शिकायत आ रही, तो हम लोग आप फीडबैक दीजिए, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम सब मिलकर के ही, मैं समझता हूँ कि जब मानवता में संकट है, जीवन और आजीविका का संकट है, तो कोई एक राजनीतिक पार्टी, सरकार किसी की भी हो, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि सब लोगों का माहौल नहीं बने, सरकार तो अपना काम करेगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से, वो अलग बात है, पर माहौल बनना और एक दूसरे को सहयोग करना दूसरी बात है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जिलों में, गांव तक में, भाई कि पूरा राजस्थान की जनता एकजुट है, उसका जो खुशबू फैलती है आपस के अंदर, और जो माहौल बनता है कि भाई अभी तो देखा नहीं जा रहा कौन किस पार्टी का व्यक्ति है, हमें तो हमारे नागरिक को बचाना है, उसका सहयोग करना है, उसको दवाई हो, चाहे उसको भर्ती करवाना हो, चाहे दिखवाना हो, उसको सलाह देनी हो, ये तमाम काम अगर हम लोग आप पर एक दूसरे के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे और प्रदेशवासियों को बचाने में, कि हमारा पहला धर्म यही है। जो हम राजनीति में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एनजीओ चलाते हैं, एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, धर्मगुरु हैं, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पहला काम हमारा है, कोई हमारे सामने सिर्फ इंसान दिखना चाहिए, कोई ना कोई विचारधारा, ना कोई धर्म, ना कोई जाति। ये मैं बार बार बोलता हूँ। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो जाके राजस्थान की अलग
एक जो पहचान बनी है देश के अंदर वो मैं समझता हूँ और मजबूत होगी। और उसी सोच के साथ हम लोग आने वाले वक्त में इसका तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, पर आएगी तो हमें उसी ढंग की तैयारी करनी है। देश और दुनिया में कोई डॉक्टर को ना तो इलाज के बारे में अनुभव के साथ में वो सीख रहे हैं। ये नहीं मलेरिया हो गया इसलिए अब इसको ये अमुक दवाई दे दी, वो नहीं स्थिति अब इसमें। कोरोना के अंदर तमाम दुनिया के डॉक्टर अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, उसी से इलाज कर रहे हैं। दूसरी वेव के बारे में अंदाज लगाए जा रहे थे, अंदाज लगाए कि पहली वेव आ गई अचानक अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ पर देश के अंदर, और 1.5 महीने में उसने आतंक मचा दिया। इसी रूप में दुनिया भर के अंदर तीसरी वेव की जगह आ गई है मुल्कों के अंदर। और तो और यूके के अंदर भी करीब 30,000 पेशेंट आने लग गए हैं वापिस डेल्टा के, पर क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन 70% हो गया, इस कारण से मृत्यु दर 30-35 ही है वहाँ पर। इसी एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर वैक्सीनेशन रहता है टाइमली तो वैक्सीनेशन होने के बाद में चाहे वेव आएगी भी तो भी वो नुकसान नहीं कर पाएगी जो भी नुकसान दूसरी वेव में हुआ है। ये यूके के एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जिसके कारण से हम लोग अभी देख रहे हैं किस प्रकार से ये वहाँ के लोग बच गए हैं, वरना उनकी तो तैयारी जो थी आर्थिक रूप से जो ओपन करने की उसमें रोकना पड़ा उन लोगों को भी। इन्फेक्शियस डिजीजेज बढ़ रही है देश के अंदर। और कल ही आज सुबह 8 बजे वाली रेडियो न्यूज़ थी कि जीका वायरस जो है वो मिला है वहाँ पर केरला के अंदर, आज सुबह की न्यूज़ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये नए नए वायरस जो आ रहे हैं तो हमारी तैयारी अगर अच्छी रहेगी। और फॉर्चुनेटली राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो गया है, जो देश के अंदर 10 जगह चल रहा था पहले भारत सरकार का। हमारे यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है, इससे अब जो कौन सा वेरिएंट आ रहा है नया कोरोना का, ये आपका डेल्टा वेरिएंट तो आधा चला गया समय हमारा, हम भुगत रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन मांग कर रहे थे, किसी को नहीं मानता ये नया वेरिएंट है कोई, जिसका नाम डेल्टा रखा गया बाद में कि किसी कंट्री के नाम से नहीं हो, पर इसके जो नाम पहले था B16172 दुनिया के मुल्कों में, और फिर WHO ने नाम दिए अल्फा, बीटा, डेल्टा, जिससे कि किसी मुल्क के नाम से जुड़े नहीं, वरना मुल्क की बदनामी होती है, ये सोच करके उन्होंने अपना एक अप्रोच रखा है। तो ये सोच के ये हमारे आधे से अधिक टाइम जा चुका था, उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये कमी रही है, ये जो डेल्टा नाम का वेरिएंट नया है, ये जो खतरनाक है, 3-4 दिन में ये बर्बाद कर देता है लंग्स को, मैन टू मैन डिपेंड कर रहा है। आफ्टर कोविड भी तकलीफ हो रही लोगों को, थोड़ी बहुत मुझे भी हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में जो है हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके हम सब मिलके जो माहौल बना हुआ था वो माहौल हम बनाए रखें। आपस के अंदर छोटे मोटे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते राजनीति के अंदर, वो मोटे तौर से हम लोग सबकी भावना एक ही होनी चाहिए। हमें प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ये संकल्प के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब पधारे हो, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे मेंबर साहब पार्लियामेंट साहबान भी आए हैं, विधायकगण भी आए हैं, और सब ने मैं समझता हूँ कि भाग लिया है इस मुबारक मौके पर। आप सबका स्वागत है। इसी बात को कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। चरक सुश्रुत धनवंतरी की इस धरा को आज सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे चिकित्सालयों की, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशन में हम लोग इस बुरे वक्त में भी देश में अग्रणी रहे हैं। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आपसे निवेदन है आप सभी का आभार व्यक्त करें। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा
जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चुरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत कुल 270 बेडेड आईसीयू, 208 बेडेड एनआईसीयू एवं 33 बेडेड पीकू एवं 20 बेडेड मदर बेबी केयर यूनिट का शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदैव ही स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए माना जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनके द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर आज कुल 511 आईसीयू, नीकू एवं पीकू बेड्स का शिलान्यास किया गया, जिसके फलस्वरूप पूर्व की तुलना में अधिक गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा एवं ज्यादा संख्या में राजस्थान के लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा आगामी वर्षों के लिए क्रिटिकल केयर सुविधाओं की बड़ी संख्या में अभिवृद्धि की नींव रखी गई है, जिसकी स्थापना के लिए कुल 94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन से विभाग, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, माननीय गृह रक्षा राज्य मंत्री, माननीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं वीसी के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अधिकारीगण, आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। तो मुख्यमंत्री की मरुधरा को सेहत की सौगात। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर जिले के रामगढ़ में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने एक दूसरे पर पथराव किया, लेकिन जब पथराव से बात नहीं बनी तो पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा। इस भिड़ंत के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल पिछले 50 सालों से बसी कॉलोनी को प्रशासन अब कब्रिस्तान की जमीन बता रहा है। इतना ही नहीं, जमीन खाली करने और मकानों को तोड़ने के लिए लोगों को कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आज भी पुलिस दल बल के साथ जमीन खाली करवाने पहुंची, जिसका लोगों ने विरोध किया और पुलिस से भिड़ गए। पथराव में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं एक स्थानीय पत्रकार को भी चोटें आई। अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति, क्या ये पूरा मामला, क्यों नौबत यहां तक आ पहुंची? जी, ये जो पूरा मामला है ये आजादी से पूर्व का मामला है। रामगढ़ के पास डोली गांव है। उस गांव में पहले मुस्लिम समाज के परिवार रहा करते थे और उसके बाद आज विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने पलायन किया था। उस डोली गांव में से एक परिवार मुस्लिम का बचा था, उसके अलावा पूरा गांव मुस्लिम का जो यहाँ से पलायन करके पाकिस्तान चला गया था। उसके बाद फिर ये जमीन खाली पड़ी हुई थी और तत्कालीन विधायक रामगढ़ के थे, जो यातायात मंत्री भी रहे थे, उनके द्वारा इस जमीन पर कॉलोनी एक प्रशासन के द्वारा सहयोग से काटी गई थी। 150 वर्ग गज के लोगों को प्लॉट देकर के प्रशासन ने सहमति दी थी कि ये जमीन है, इसको बसाया जाए। तो उसके बाद सरकारी जो जमीन मानते हुए उस पर बसावट की, लेकिन राजस्व के जो रिकॉर्ड में है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया था। इसकी वजह से अब वो जमीन जो कब्रिस्तान की खातेदारी बोल रही है उसको खाली कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 6 महीने से ये विवाद चल रहा है। जब एक हिंदू की जो देवी देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ करके कुएं में पटक दिया था, तब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुस्लिम समाज का जो एक परिवार रहता है उसके बच्चों के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद ये मुकदमा दर्ज कराया गया और जो जमीन है उसको खाली कराने के लिए दबाव दिया गया, प्रशासन का दबाव दिया गया और अब
दबाव का वजह से प्रशासन 50 साल से पूरी तरीके से खामोश था। वो प्रशासन एकाएक तत्परता दिखाते हुए इन जो 40 से 50 परिवार जो वहाँ बसे हुए हैं, जो इनको 50 साल से अधिक समय हो गया है, उन्हें अब खाली करवाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, जिसका ये लोग जो विरोध कर रहे थे तो इसको लेकर के आज ये नोकझोंक हुई और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पथराव हुआ है। तो 50 सालों से ठीक है, मान लेते हैं 50 सालों के बाद नींद खुली है, लेकिन क्या इन लोगों को किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया था? क्या किसी तरह का वक्त इन लोगों को नहीं दिया गया था? क्या पुलिस अचानक यहाँ आती है और धमकाने लगती है, ऐसा कुछ? जी, तहसीलदार के जरिए नोटिस जारी किए गए थे करीब 15 दिन पहले। अभी एक सप्ताह पूर्व ही विधायक ज्ञानदेव आहूजा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग आए थे। उन्होंने इसका विरोध किया था और जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने की मांग की गई थी कि प्रशासन की जो नाकामी रही है उसको सुधारा जाए, जिसकी वजह। राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जनाना अस्पताल में एसीबी की कार्रवाई। संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रैप किया है। 5000 रुपए की रिश्वत के साथ इसे ट्रैप किया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मीणा ने परिवादी की पत्नी की बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के एवज में 5000 की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर को देने के लिए कहा। एसीबी की टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। डॉक्टर को भनक लगने पर डॉक्टर मौके से फरार हो गया। दीपक पुरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस रिश्वतखोर डॉक्टर का कुछ पता चला दीपक? देखिए सुमित, रिश्वतखोर डॉक्टर को जैसे ही भनक लगी कि एसीबी की कार्रवाई अब होने वाली है, जो अस्पताल से उनको चकमा दे करके और रफू चक्कर हो गया। मामला पूरा इस तरह है कि एक नदवई के बरौली रान निवासी है यादराम, उसकी पत्नी का बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था, जिसको लेकर के डॉक्टर से संपर्क किया गया था। तो डॉक्टर ने 5000 रुपए की उससे रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर उसने एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत कराने के बाद में एसीबी की टीम द्वारा पूरे मामले का सत्यापन कराया गया और सत्यापन कराने के दौरान जो है आरोपी डॉक्टर और जो सहयोगी है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको रिश्वत मांगने की जो पुष्टि थी वो हो गई थी। उसके बाद जो है आज 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको रंगे हाथों एसीबी की टीम ने, कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया इससे पहले ये डॉक्टर साहब कितनी रकम अपनी तिजोरी में डाल चुके हैं इस तरह से? बिल्कुल, देखिए ऐसे मामले जनाना अस्पताल में सामने आए दिन रहते हैं कि किसी से 500 की मांग करना, किसी से 1000 की मांग करना, जिसको लेकर के एसीबी की टीम भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही थी, लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर के अब एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जिस डॉक्टर को एसीबी की टीम को दबोचना था उसको भनक लगते ही वो रफू चक्कर हो गया। हालांकि एसीबी की टीम अभी डॉक्टरों के जो घर के ठिकाने उनका पता लगा रही है और सीएमएचओ से संपर्क करके जो डॉक्टर का घर है जयपुर में बताया जा रहा है उसकी भी जांच की जा रही है और भरतपुर में जहां वो रहता है उसकी भी जांच कर रही है। जल्द एसीबी की टीम द्वारा भी जो डॉक्टर आरोपी जो डॉक्टर है रिश्वतखोर, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो भरतपुर से खबर है, जनाना अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मीणा जो रिश्वत ले रहा था, हालांकि अभी फरार है, जल्द गिरफ्त में आ जाएगा। रात गई और बात गई, लेकिन यहाँ रात की बात ने इतना तूल पकड़ा कि 2 गुट लाठी भाटा लेकर आमने सामने आ गए। फिर क्या था, एक दूसरे पर जमकर वार किए, लाठियों से हमला किया और पत्थर बरसाए। मामला जयपुर से सटे कोटपुतली का है, जहां गुरुवार की रात कार और बाइक में हुई टक्कर का मामला सुबह होते होते टकराव में बदल गया। इस लाठी भाटा जंग में 6 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए। जंग की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एक शख्स को हिरासत में लिया। कोटपुतली से सहयोगी हीरालाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या ये पूरा मामला, क्यों नौबत लाठी भाटा जंग तक पहुंची, पुलिस क्या कर रही है? पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि यह मामला कोटपुतली कस्बे का है, जहां बीती रात एक कार और बाइक में टक्कर हो गई थी। उसके बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन आज सुबह फिर दोनों गुट एक दूसरे के सामने हो गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे पे जम के लाठी बाटा, पत्थर फेंके, लाठियों से हमला किया। इसमें करीबन 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची, घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने एहतियातन तौर पे वहां जवान तैनात किए हैं, साथ ही एक आरोपी को हिरासत में भी लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। घायलों की स्थिति क्या? जी, घायलों की स्थिति अभी घायलों की स्थिति में सुधार है, उनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
जयपुर के पास बगरू में कच्ची बस्ती में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने की मांग और पार्षद से मारपीट के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। नाराज लोगों ने कस्बे के बाजार बंद करवा दिया और धरना दिया। लोगों के विरोध प्रदर्शन की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं लोगों ने चेयरमैन को ज्ञापन दिया और तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें कि जेडीयू के दस्ते ने यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने पार्षद से मारपीट की थी। इसी के विरोध में आज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ अवैध रूप से कई लोग रह रहे हैं और आए दिन झगड़ा फसाद करते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने यहाँ अतिक्रमण कर रखा है। और झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। नहाते समय यह हादसा हुआ। सुनील थाना क्षेत्र के चछलाई गांव की घटना है। मृतक दिलखुश और सूरज पावखेड़ी गांव निवासी हैं। सुनील पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को सुनील अस्पताल भिजवा दिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, 2 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से। जी सुमित, ये 2 बच्चे हैं, दिलखुश और सूरज। 12-13 साल की इनकी उम्र है और सुनील इलाके के पावखेड़ी गांव के हैं। ये अपने साथी बच्चों के साथ बकरियां चराने के लिए सवेरे निकले थे। इसके बाद ये चचलाई गांव के पास जब इलाके में पहुंचे तो वहां पर ही एक तालाब में ये बच्चे पानी पीने और नहाने के लिए 2 बच्चे अलग से चले गए। इसी दौरान पैर फिसलने से एक बच्चा जब डूबने लगा तो दूसरे ने उसे भी पकड़ने की कोशिश की और इस सारे घटनाक्रम में ये दोनों बच्चे पानी में डूब गए। जब ये सारा हादसा इनके साथी जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने देखा तो उन्होंने वहां पर आसपास मौजूद ग्रामीणों को बुलवाया। उसके बाद जब ग्रामीणों ने इस सारे घटनाक्रम को देखा तो ग्रामीणों ने तालाब में काफी देर तक पानी में बच्चों की तलाश की और उसके बाद इन बच्चों को बाहर निकाला। बाद में सुनी तो वहां पर सुनील थाना पुलिस भी सूचना के बाद मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को तुरंत सुनील के अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर डॉक्टर्स ने इन दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ठीक है, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर है। सम्मान समारोह में हर्ष फायरिंग। सैनिक के सम्मान के लिए समारोह रखा गया था। सरपंच के चाचा ने इस दौरान फायरिंग की। अवैध हथियार से ये फायरिंग की गई और कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। भरतपुर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए। सैनिक के सम्मान में समारोह रखा गया और सरपंच के चाचा श्री ने ही इस दौरान फायरिंग कर डाली। और इतना ही नहीं, अवैध हथियार जश्न मनाने के काम में लिया गया। फौजी रिटायर्ड होकर घर क्या लौटा, गांव के लोगों ने स्वागत समारोह में डीजे बुला लिया। फिर संगीत का ऐसा शोर मचा कि लोग बेकाबू हो गए। बड़े बुजुर्गों के पैर भी यूं थिरकने लगे मानो अभी अभी जवानी आई हो। किसी ने रिटायर्ड फौजी के गले में फूलों की माला डाल दी है तो कोई नाच गाकर नेक मांगने में लगा है। स्वागत सत्कार में यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बात वहाँ बिगड़ गई जब इस स्वागत सत्कार के दौरान एक शख्स ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। रिटायर्ड होकर घर लौटे फौजी के स्वागत समारोह में डांस पार्टी के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग की ये तस्वीर भरतपुर के सरसेना गांव से आई है। सरसेना गांव में निर्भय सिंह सेना से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे थे। उनके घर लौटने के मौके पर परिवार वालों ने स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा था और उसी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सरपंच के चाचा ने अवैध हथियार से फायरिंग कर डाली। इस फायरिंग का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में फायरिंग की तस्वीरों पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही लोग इस बात पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि इस स्वागत समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई गई। ना तो किसी ने मास्क पहनने की जहमत उठाई और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। सब के सब जश्न में लापरवाह बने रहे। और नागौर से बड़ी खबर है। पेड़ से युवक युवती के शव लटके हुए मिले हैं। पेड़ पर बने फंदे में ये शव लटके हुए मिले हैं। परबतसर के मोरेरा रोड की घटना। परबतसर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को पेड़ से नीचे उतराया गया है और पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। बड़ी खबर नागौर से। महेंद्र विश्नोई मेरे सहयोगी नागौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी?
सुमित, आज सुबह ये जानकारी मिली कि 200 पेड़ से लटके हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को उतार लिया और इनकी पहचान भी कर ली गई है। एक 17 साल की लड़की बताई जा रही है जो पास में ही गांव है किंचरिया, वहाँ गुजरों की ढाणी, और एक करीब 19 साल का लड़का है, गोपाल नाम है उसका। इन दोनों के शवों को पुलिस ने उतार लिया है और इस बात की पुलिस अनुसंधान करने में जुटी हुई है कि इन लोगों ने फांसी क्यों लगाई। पुलिस ने अभी शवों को परबसर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और इन दोनों के परिजनों को सूचित किया है। जी ठीक है, शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। नागौर से बड़ी खबर है, एक युवक और युवती के शव पेड़ पर फंदे से लटके हुए मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाया, मोर्चरी भिजवाया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर नागौर से। और जयपुर से खबर है, सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा ले चलते हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। ग्रेटर निगम के सामने इन्होंने जाम लगा दिया, हाथों में झाड़ू लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, तस्वीरें दिखाइए, क्यों कर रहे हैं लोग प्रदर्शन, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये जो नगर निगम ग्रेटर का मुख्यालय है, इस मुख्यालय के ठीक बाद जेलनर मार्ग है, यानी माफी का टोंक रोड है, जो कि सबसे व्यस्ततम रोडों में मानी जाती है जयपुर की। उस रोड को इन्होंने जाम कर दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, हाथों में झाड़ू लेकर ये सभी जो निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। पहली मांग तो ये कि जो निगम में यूनियन है सफाई कर्मचारियों की, उसके लंबे समय से चुनाव नहीं हुए, इसको चुनाव करवाए जाए। दूसरा, जो 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी पद रिक्त रह गए थे, उन पदों को तुरंत प्रभाव से उनको भरा जाए। और तीसरा, जो निगम कर्मचारी अस्थायी रूप से आज भी काम कर रहे हैं सालों से, उन सबको जो है वो स्थायी यहाँ पर किया जाए। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा रोड इन्होंने जाम कर दिया है। पिछले आधे घंटे से ये जाम लगातार इनका बना हुआ है और जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में समझाइश की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस के आलाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कोशिश की कि समझाइश करने की, लेकिन कर्मचारी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा खुद सड़क पर बैठे हुए धरने में, उनकी तस्वीर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं तो किस तरह की उनकी मांग है, कब वो ये धरना खत्म करेंगे, क्योंकि धरने की वजह से जो रोड है वो लंबे समय से जाम हो चुकी है। प्रदर्शन कार्यों के चलते जो है प्रदर्शन की वजह से रोड पर जाम चुकी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा से बात कर लेते हैं। लगातार सरकार को घेरने की उनकी कोई हमेशा जो कोशिश रहती है। डॉक्टर साहब, आज एक बार फिर धरने पे हैं। अमूमन देखा गया सरकार की हर नीति के खिलाफ या कोई अपनी मांग को लेकर आप कहीं ना कहीं सीएम हाउस पहुंचे हैं, पहले डोड बॉडी को लेकर प्रदर्शन किया, आज सफाई कर्मचारियों के साथ नजर आ रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं। 1 साल से सफाई कर्मचारी अपने 10 महीने के एरियर की मांग कर रहे हैं, नगर निगम नहीं दे रहा। 10 महीने से ये कह रहे हैं नगर निगम अलग अलग हो गए, हमारे चुनाव कराओ, यूनियन के चुनाव नहीं करा रहे। इनका वेतन स्थायीकरण का जिनाइन डिमांड है, स्थायीकरण नहीं कर रहे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने धरना दिया था तो 10 दिन का आश्वासन दिया था, 1 महीना हो गया। ये मेरे पास गए थे, इन्होंने कहा आप आओ, हम आ गए अचानक यहाँ पर और इतनी तादाद में ये प्रशासन पुलिस भी आ गई। और अब हमको जैसा कहा जा रहा है ये है, पहले तो हम अंदर ही जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया बाहर, तो इसलिए हम मजबूरी में बाहर बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि यात्रियों को परेशानी हो। और अब हमें कहा जा रहा है कि वो नंदी जी जो हैं अपने डायरेक्टर, क्योंकि दोनों नगर निगम का मामला है, ग्रेटर का और हेरिटेज का, जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, सफाई कर्मचारी नेता, वो ये चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, हमारी बपौती बनी रहे। और बाकी के सारे सफाई कर्मचारी चाह रहे हैं कि दोनों में अलग अलग चुनाव हो। उस मांग के लेके हम यहाँ पर आए। हम तो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन अब डायरेक्टर साहब आ जाएं, जब घुसेंगे अंदर वार्तालाप। तो डायरेक्टर के आने के बाद आप उठेंगे, जाम खोलेंगे? फिर जाम नहीं, हम तो ये अभी अगर अंदर घुसा तो चले जाए, हमने जाम नहीं किया, ये अंदर घुसने नहीं दिया, पुलिस लगा दी। हमने कहा टकराट नहीं हो जाए आपस में,
इसलिए हम यहाँ पर बैठे। बिल्कुल। आप बताएंगे कि किस तरह की और मांगे हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, इनका आपने समर्थन लिया है, क्या वजह है? देखिए ऐसा है, हम लगातार 9 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से भी वार्ता की है, लेकिन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। हमने सरकार के जो भी शहर के एमएलए है, मंत्री, उनके पास भी गए, नहीं सुने। उसके बाद में हम लोग डॉक्टर साहब की शरण में गए हैं, क्योंकि एक ऐसे ही डॉक्टर साहब है जो जिनकी सबकी सुनते हैं। देखिए फिलहाल शायद गतिरोध जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। डीएलबी डायरेक्टर को बुलाने की मांग थी, डीएलबी डायरेक्टर आ गए हैं और अब इनको यहाँ पर अंदर ले जाया जा रहा है सांसद गुरुलाल मीणा को। उसके बाद अब ये जाम जो है वो टूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दरवाजा खोल दिया गया है नगर निगम का। पहले नगर, जिस तरह से हमने बात की तो कह रहा था कि नगर निगम जो है वो इनको अंदर नहीं आने दे रहा है, ये जानबूझ के जाम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब वो दरवाजे खोल दिए गए हैं, डीएलबी डायरेक्टर को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे इनकी बातचीत होगी। मांगे बहुत बड़ी मांगे इनकी नहीं है, वही मांगे हैं जो काफ़ी लंबे समय से लगातार मांग कर रहे थे और अब इन सभी को अंदर अनुमति दे दी गई। तस्वीर हम देख सकते हैं, जो जाम लगा हुआ था वो जाम फिलहाल खुल गया है और जाम खुलने के बाद अब सांसद गुरुलाल मीणा के नेतृत्व में तमाम सफाई कर्मचारी जो हैं वो मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इनकी मांगे मानी जाएगी या नहीं है, किस स्तर में मानी जाएगी, ये बात का विषय है। लेकिन फिलहाल जो जाम लगने से बाहर आम आदमी, आम वाहन चालक परेशान हो रहा था, उसको राहत फिलहाल मिल गई है। पिछले आधे घंटे से जाम लगाकर सांसद गुरुलाल मीणा सड़क पर बैठे हुए थे, वो जाम अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नारेबाजी सफाई कर्मचारी द्वारा की जा रही है। पुलिस की तरफ से सफाई कर्मचारी को कहा गया है कि वो यहाँ बैठ सकते हैं और कुछ देर बाद जब डीएलबी डायरेक्टर यहाँ पर पहुँचेंगे, जिनकी मांग की गई है कि उनके आने के बाद ही धरना समाप्त होगा, उसके बाद शायद ये गतिरोध कुछ हद तक टूटता हुआ नजर आए। जी ठीक है, ये तस्वीरें भी हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, देखिए आए दिन हम इस तरह के जाम, इस तरह के प्रदर्शन देखते हैं। ये प्रदर्शन जहाँ हो रहा है, नगर निगम के पीछे की तरफ भी एक जगह है सचिन, वहाँ भी प्रदर्शन किया जा सकता था ताकि लोगों को परेशानी ना हो। टोंक रोड को, मेन रोड को जाम करे प्रदर्शन किया गया। क्या मंशा यही थी कि आम लोगों को परेशान किया जाए और अपनी मांगे मनवा ली जाए? देखिए, जब भी सांसद गुरुलाल मीणा के नेतृत्व का प्रदर्शन होता है तो वो प्रदर्शन बड़ा और हम कह सकते हैं कि इसी तरह का प्रदर्शन होता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब तक इस तरह की कोई वो घटना नहीं करेंगे, कारित नहीं करेंगे, तब तक जो है सरकार उनकी नहीं सुनेगी और यही कोशिश इस बार भी की गई है। हालांकि देखिए, जब हम उनसे बात की तो वो खुद कह रहे हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम तो अंदर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमको पुलिस ने अंदर आने की अनुमति नहीं दी, इस वजह से हमने जाम लगाया और हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सांसद गुरुलाल मीणा का यही स्टाइल रहा है, चाहे डेड बॉडी लेके वो बैठे थे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, जो पुजारी की, वो सिविल लाइन फाटक उन्होंने जाम कर दिया था, वो रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया था। आपसे शुक्रिया सचिन। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।